आप समझ सकते हैं क्या दिक्कत है। खैर, हम 11 का एक चैप्टर लेके आए हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी। हम नीट को अपने दिमाग में रखते हुए हम आपको पढ़ाएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है बच्चों, आज हम क्लास 11 का ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो पहला चैप्टर है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, और उसको पढ़ेंगे। जैसे कि आपको चैप्टर से ही समझ में आ रहा है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? हिंदी पाचन। और एब्जॉर्प्शन का मतलब हो शोषण। तो डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। क्या चीज, किस चीज का पाचन? तो जो हम लोग फूड खाते हैं उसी चीज का डाइजेशन। हम हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर के अंदर जो सिस्टम है, वो सिस्टम आपको फूड को डाइजेस्ट करता है। फूड क्यों खाता है? जैसे मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इस दुनिया में भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो जीवित तभी रहता है जब वो अपने मेटाबॉलिक रिएक्शन को परफॉर्म लगातार करता रहे, मेटाबॉलिक रिएक्शन को करता रहे। कोई भी, दुनिया का कोई भी जीव हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, वो जीवित तभी रह सकता है जब कुछ इसेंशियल मेटाबॉलिक प्रोसेस लगातार चलती रहे। और कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है, वो बगैर एनर्जी के नहीं होती। अब एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से मिलेगी? कोई भी काम करना है, आप जानते हो एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वैसे हमारे शरीर में जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, उन रिएक्शन को चलाने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब एनर्जी कहाँ से मिलेगी? भाई कोई मशीन चलाना हो तो उसमें आप पेट्रोल डाल देते हो, डीजल डाल देते हो, लेकिन हम अपना शरीर अगर हमें चलाना हो तो क्या हम पेट्रोल डीजल डाल के चला सकते हैं? नहीं। लेकिन हमें भी अपना शरीर चलाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है। खैर, हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6 से कि कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे। तो बात आती है कि डाइजेशन, डाइजेशन चीज किस चीज का होगा? फूड का होगा। तो पहले पढ़ लेते हैं फूड, कि फूड क्या है। तो आपकी एनसीईआरटी जो है वो क्या लिखती है फूड के बारे में? देखिए, हम सारा पॉइंट जो है वो एनसीईआरटी लेकर ही चलेंगे। एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आपका जो नीट का एग्जाम होना है ना, वो एनसीईआरटी से ही आएगा। यानी 90 क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग 85 प्लस एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट टू डायरेक्ट लाइन बाय लाइन ही दिए जाते हैं क्वेश्चंस। तो ज्यादातर हो सके तो हम एनसीईआरटी बुक पढ़ना ही प्रीफर करें। तो देखिए फूड क्या है, तो कहते हैं फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ हम एक चीज देख रहे हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बेसिक रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन ये बेसिक है। आप जानते हो कोई भी बेसिक चीजें हैं, बगैर उन चीजों के, बगैर बेसिक चीजों के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। बुनियादी जरूरत, बेसिक रिक्वायरमेंट मतलब बुनियादी जरूरत। कोई भी बुनियादी जरूरत हो तो क्या बिना बुनियादी जरूरत के कोई काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे हमारी बुनियादी जरूरत क्या है? पहले फूड है, कपड़ा है, हमारे लिए रहने के लिए जगह होनी चाहिए, पानी पीने के लिए। तो ये सब क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट। बगैर इनके हम जीवित नहीं रह सकते। तो क्या वही चीज कहा गया कि फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव हो, इस दुनिया में कोई भी जीव हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, उसका कोई ना कोई भोजन होगा, उसका कोई ना कोई फूड होगा जिसको वो खाता होगा, ताकि वो एनर्जी ले सके। फूड खाने, फूड लेने का सिर्फ एक ही पर्पस है, ताकि उससे एनर्जी ली जा सके, बस। और फूड अच्छा लगने के लिए नहीं खाया जाता, फूड का पर्पस है सिर्फ एनर्जी लेना। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इस डिफिनेशन को लिख सकते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हालांकि ये बात अलग है कि अलग अलग जीवों का फूड जो है वो अलग अलग होता है। अलग अलग जीव अलग अलग तरीके से क्या करते हैं? फूड को
पाते हैं। तो कहते हैं कि जो भोजन होता है, जो फूड होता है, उसमें आखिर रहता क्या है, क्या क्या रहता है, या मुख्य रूप से क्या क्या रहता है। तो सवाल उठता है कि मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आवर फूड कहते हैं या फूड कहते हैं हमारे ह्यूमन। ध्यान देना कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो जो भी पढ़ेंगे अपने लिए पढ़ेंगे। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन में आखिर जो हम खाना खाते हैं उसमें रहता क्या है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद एक प्रोटीन, फैट, ये 3 चीज रहती हैं। इसके अलावा देखिए क्या क्या रहता है, विटामिन एंड मिनरल्स। ये मेजर कंपोनेंट हैं फूड के। कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उसके बाद विटामिन और मिनरल्स। यानी आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे 5 मेजर कंपोनेंट हैं फूड के। फिर आपकी एनसीईआरटी क्या लिखती है कि ये जो है तीनों, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनकी जरूरत हमारे बॉडी को लार्ज अमाउंट में होती है। लार्ज क्वांटिटी, इनकी जरूरत कैसे होती है, लार्ज क्वांटिटी में होती है। यानी ये भोजन में जैसे जरूरत होती है वैसे भोजन में, यानी फूड में वैसे ही रहते हैं। आपने जो फूड लिया है उसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ही होगा, और फिर प्रोटीन होगा, फिर फैट होगा। तो वैसे हमारे शरीर को भी चाहिए सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, यही सारी चीजें चाहिए, तीनों चीज सबसे ज्यादा चाहिए। उसके बाद विटामिन और मिनरल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन इन्हें हमारे बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत होती है, स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, हमने देखा मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड, देखिए 5 हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों लार्ज क्वांटिटी में, और विटामिन और मिनरल्स ये स्मॉल क्वांटिटी में। ठीक है, अब इसी के नीचे देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये करते क्या है, इनसे हमें मिलता क्या है भाई। तो मैं बताऊंगा आपको, आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं कि ये जो तीनों हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट आपके, ये आपको एनर्जी देते हैं। ये ऐसे फूड के कंपोनेंट है जो दे प्रोवाइड एनर्जी। सिर्फ एनर्जी नहीं, दे प्रोवाइड्स एनर्जी। एनर्जी तो सबसे प्राइमरी है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ देखिए क्या करते हैं, ये कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल को भी प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। किस चीज के लिए भाई ऑर्गेनिक मटेरियल की जरूरत होती है, ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट। अब आप बड़े हो चुके हो, छोटे नहीं हो, तो ये सारी चीजें आप जानते ही होंगे कि प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, वो मुख्य रूप से आपके शरीर का निर्माण करता है, यानी बॉडी बिल्डिंग होता है प्रोटीन। मान लीजिए आपको चोट लगी कहीं पर, तो घाव हो जाती है। आप देखते हैं कि ये घाव धीरे धीरे क्या होती है, भर जाती है। तो वहां पर प्रोटीन के रेशे, यानी वहां पर जो सेल होती है वो डिवाइड करके क्या बना देती है, घाव को भर देती है। तो सेल जो है डिवाइड तभी होगी जब प्रोटीन की मात्रा सही हो, फैट की मात्रा पहले से ब्लड में पहले से हो,
प्रोटीन का अमाउंट, फैट का अमाउंट, कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट पहले से हो, ताकि कार्बन कार्बन स्केलेटन मिले और इस स्केलेटन से बड़ा कोई स्ट्रक्चर बने, और वो स्ट्रक्चर बड़ा बनेगा तो आर्गेन सेल आर्गेनिल बनेंगे, सेल आर्गेनिल बनेगा तो सेल बनेंगे, और दूसरी नई नई सेल बनेगी तो उस गड्ढे को क्या कर देंगे, भर देंगे। खैर, हमने देखा पहले फूड की डेफिनेशन, उसके बाद देखा कि फूड में क्या रहते हैं। तो फूड के 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और ये क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में हमें इसकी जरूरत होती है। और ये हमने कहा आपको कि ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं हमारे शरीर की ग्रोथ और रिपेयरमेंट के लिए। लेकिन याद रखना कि जो आपका विटामिन है और मिनरल्स है, ये एनर्जी नहीं देते। विटामिन एंड मिनरल्स विटामिन और मिनरल्स, देखिए ये इनका काम क्या होता है भाई, ये एनर्जी नहीं देते। ध्यान देना, दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। तो आप तो सोच में पड़ गए होंगे कि अगर ये एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर आके इनकी जरूरत क्यों होती है हमारे शरीर में। दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। आप सोच में पड़ गए होंगे कि अगर विटामिन और मिनरल्स की ये एनर्जी नहीं देते फिर हम इनकी इसकी जरूरत क्या है, हम क्या है इसको खाते हैं भाई। तो जरूरत है, जब तक विटामिन और मिनरल्स रहेगा नहीं तब तक आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से एनर्जी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि विटामिन और मिनरल्स ही क्या करते हैं, एंजाइम को बनाते हैं, और एंजाइम ही सारी रिएक्शन को चलाता है। बगैर एंजाइम की कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन नहीं हो सकती। तो एंजाइम नहीं तो जाहिर सी बात है कि कोई चीज टूटेगा नहीं और एनर्जी रिलीज नहीं होगी। कार्बोहाइड्रेट टूटेगा नहीं, एनर्जी रिलीज नहीं होगी। प्रोटीन टूटेगा नहीं, एनर्जी रिलीज नहीं होगी। आपका फैट टूटेगा नहीं, एनर्जी मिलेगी ही नहीं। तो आप समझ गए होंगे, स्मॉल अमाउंट में तो चाहिए विटामिन और मिनरल, स्मॉल अमाउंट में चाहिए। साथ साथ देखिए, आप देख रहे हैं कि ये एनर्जी नहीं देते, लेकिन कितना आवश्यक है, स्मॉल अमाउंट में चाहिए, फिर भी ये बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं भाई, आपके मेटाबॉलिक रिएक्शन में, आपके मेटाबॉलिक रिएक्शन को चलाने में ये हेल्प करते हैं। लिख लें, दे पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी शरीर के अंदर जितनी भी रिएक्शन, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन होती हैं, सभी रिएक्शन को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। उसमें कैटाबॉलिज्म भी आएगी, उसमें एनाबॉलिज्म भी आएगी। सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन। खैर, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। एक बार मैं एक स्टूडेंट से पूछा कि बताइए कि फूड के कितने कंपोनेंट होते हैं, कितने मेजर कंपोनेंट होते हैं। तो वो बताया कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और वाटर, ये बताया। तो ध्यान देना, कभी भी मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड पूछे तो यही इन्हीं को बताएंगे आप, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, विटामिन, मिनरल्स। कभी वाटर को मत बताना। वाटर जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसको हम इसमें नहीं इंक्लूड करते हैं। अब अगला पॉइंट जो लिखेंगे वाटर के बारे में ही लिखेंगे। कहते हैं जो वाटर हम the water we take in जो हम वाटर लेते हैं, the water we take in plays a very important
ठीक है। वाटर जो हम पीते हैं, कहते हैं कि ये मेटाबॉलिक रिएक्शन को चलाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अगर वाटर नहीं होगा तो आप याद रखना कि एंजाइम एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा। एंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए वाटर यानी एक्वस मीडियम होना जरूरी है। समझ गए कि एंजाइम होकर ही क्या करेगा जब अगर पानी नहीं होगा, तो एंजाइम बगैर पानी के एक्टिवेट नहीं हो सकते। द वाटर वी टेक इन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एज एंड आल्सो, लिख लें, एंड आल्सो प्रिवेंट dehydration of our body। ठीक है, एंड आल्सो प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ आवर बॉडी, और बॉडी को सूखने से भी बचाते हैं। अब ये चैप्टर, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब जो ये फूड होता है, जो हम, अगर आप सोचें कि ये फूड जो है हम ऐसे खा लें और खाने के बाद वो हमारे ब्लड में चला जाए, तुरंत एनर्जी मिल जाए, तो ये आपका सोचना गलत है, या हम गलत सोच रहे हैं। फूड जो भी है ना, हमेशा उसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं, बहुत जटिल होती हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा, फैट, प्रोटीन, ये सब कॉम्प्लेक्स हैं, और हमारा जो सेल है उसको कॉम्प्लेक्स में नहीं ले पाती, सिंपल रूप में ले सकती है, सिंपल फॉर्म में। तो फूड में जितने भी मटेरियल्स होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, इनको तोड़ना पड़ता है। इन्हीं को तो तोड़ने के लिए हमारे अंदर एक सिस्टम डेवलप है जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो डाइजेशन की हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। डाइजेशन की डेफिनेशन देखिए, आपकी एनसीईआरटी क्या लिखती है, कहते हैं एक प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड into simple and absorbable form is called डाइजेशन। ओके, डाइजेशन क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड को हम उसके सिंपल और एब्जॉर्बेबल, इतना सिंपल करते हैं कि वो एब्जॉर्ब हो सके ब्लड में, और ब्लड में जब एब्जॉर्ब होगा तो सारी सेल्स के पास पहुंच पाएगा, तो सेल उसको अपने अंदर एंट्री करा सकेंगे। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। तो कहते हैं फूड का डाइजेशन आखिर होता कैसे है और कहाँ होता है भाई। तो फूड का डाइजेशन, जैसे कि आप जो है गेहूं लेके जाते हो चक्की में और मशीन पे पिसवाने के लिए, तो वहां पर पूरा सिस्टम रहता है कि एक इंजन अलग रहता है, एक चक्की अलग रहती है जहां पर गेहूं डाला जाता है, फिर वो गेहूं जहाँ जिस मशीन में डाला जाता है, फिर वो दो पत्थर के बीच आता है, तो फिर उसको पीसा जाता है, पट्टा वट्टा सारी चीज़ें लगी रहती है, पूरा एक सिस्टम रहता है। फिर उसको फाइनली डाइजेस्ट कर दिया जाता है, यानी गेहूं को फाइनली तोड़ दिया जाता है, किसमें, आटे में। सेम ऐसे ही इस फूड को जो कॉम्प्लेक्स है इसको सिंपल में बदलने के लिए हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर गॉड ने एक सिस्टम क्रिएट किया है जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जाहिर सी बात है कि वहां पे हम गेहूं पिसवाने के लिए लेकर गए थे, तो एक मशीन नहीं थी, कई मशीन थी, एक इंजन था, एक मशीन थी, उसमें पट्टे थे जो आपस में कनेक्टेड थे, वो चलती थी तो इसको चलाती थी, और उस मशीन के अंदर कई क्या है, पार्ट्स हैं। तो आप देख रहे हैं कई इंस्ट्रूमेंट, कई पार्ट हैं जो एक सिस्टम को बनाए हुए हैं एक काम करने के लिए, गेहूं पीसने के लिए। तो यहाँ पर जो फूड है उसको डाइजेशन के लिए हमारे शरीर के अंदर जो सिस्टम है, उस सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो पढ़ लेते हैं कि डाइजेशन
कैसे होता है, कहां पर होता है? It is carried out in our digestive system by two process. Mechanical and biochemical process. ये जो डाइजेशन है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में परफॉर्म होता है और साथ ही साथ ये दो प्रोसेस के से कंप्लीट होता है, मैकेनिकल और बायोकेमिकल। मैकेनिकल मतलब जब हम फूड को खाते हैं, मुंह के अंदर डालते हैं, तो वहाँ पर दांत होता है जो इसको यांत्रिक, यानी आप इसको चबा के छोटा कर देते हो, बहुत छोटा कर देते हैं। फिर उसमें आपकी टंग है, टंग क्या करती है, उसमें सलाइवा मिक्स करती है, ये सब मैकेनिकल प्रोसेस है। फिर आपकी जो सलाइवा निकलती है, सलाइवा में होता है एंजाइम, वो एंजाइम क्या करता है, टूटे हुए फूड को और ज़्यादा क्या करता है, तोड़ता है, यानी और ज़्यादा डाइजेस्ट करता है। फिर वो फूड जाता है स्टोमक में, स्टोमक में भी क्या होता है, पेरिस्टालसिस, उसमें भी मिक्स होता है, वहाँ पे भी एंजाइम आता है। और इस तरीके से देख रहे हैं कि एक तो एंजाइम काम कर रहा है और एक तो मैकेनिकल तरीके से आपके टीथ हैं, आपके टंग है, आपकी पेरिस्टालसिस है यानी स्टोमक के अंदर, ये सारे मिलकर क्या करते हैं, फूड को फाइनली डाइजेस्ट करते हैं। तो खैर सबको डिटेल में हम पढ़ेंगे। अब बात उठती है कि ये सिस्टम जो है वो कैसा है और किससे किससे बना हुआ है। तो हम बात करते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट, या कहें कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट। एक है इसमें एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है इससे संबंधित ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बना है, एलिमेंट्री कैनाल और उससे संबंधित ग्लैंड से, एलिमेंट्री कैनाल और उससे संबंधित ग्लैंड से। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने आज क्या पढ़ा, फूड के बारे में पढ़ा कि फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। फिर हमने कहा कि इस फूड में आखिर होता क्या है, तो हमने देखा कि फूड में 5 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ये एनर्जी गिविंग होते हैं यानी एनर्जी देने वाले होते हैं। 2 और होते हैं कौन, विटामिन और मिनरल्स, ये स्मॉल अमाउंट में इनकी आवश्यकता पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की लार्ज अमाउंट में आवश्यकता पड़ती है। और ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एनर्जी गिविंग होते हैं, लेकिन विटामिन और मिनरल एनर्जी गिविंग नहीं होते, ये हमने सीखा। और हमने सीखा कि विटामिन जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बगैर उनके काम नहीं चल सकता, इसलिए वो भी क्या होते हैं, इसेंशियल होते हैं। पानी के बारे में बात की कि पानी क्या करता है, यानी वाटर क्या करता है। तो वाटर के बारे में बात किया तो पढ़ा कि ये भी क्या करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन में हेल्प करता है, साथ ही साथ हमारे शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है। फिर हमने कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो 2 मेन पार्ट से बना हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड। ठीक है बच्चों, आज बस इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में यानी अगले वीडियो में आपसे आगे बात करते हैं कि आखिर ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है और इससे संबंधित ग्लैंड्स क्या हैं। ठीक है, पहले इसको पढ़ लेंगे फिर इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, टेक केयर, घर पे रहें और कहीं निकले ना, पढ़ते रहें, खूब पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।
ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।